काऊ को नहीं पच रही, जिनने मुकदमा लिखा था उन्हें भी नहीं पच रही हो गए। वो तो एक प्लान के तहत सिर्फ बदनाम करना है, एक नेता को डिमोरलाइज करना है, सिर्फ इसकी ये साजिश मात्र है। साफ साफ ये दिखता है कि ये राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित मुकदमा है। पार्टियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, ये देश रहना चाहिए। कहाँ है वह भारतीय जनता पार्टी? हम आज इतना ही बुंदेलखंडी हैं आपके माध्यम से जो संदेशा दे रहे, सत्ता चाहे जितनी जबर होए हम विरोध करें। हम अपनी पार्टी के, अपने नेता के संग पूरे तन मन से रहें। उनके लाने भी जो संदेशा है कि अटल बिहारी जी की जब बात याद रखवे वे भी कि सत्ताएं आती रहेंगी और सत्ताएं जाती रहेंगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह दीपक यादव के खिलाफ मौट कोतवाली में बीते रोज एक मुकदमा लिखो। मुकदमा में रंगदारी से लेकर लूट और तमाम गंभीर धाराओं में करीब आधा दर्जन बीएनएस की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करोगे। और जो मुकदमा दर्ज होने के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह दीपक यादव को सरकार अपने शिकंजे में लेवे को प्रयास कर रही है। इको समाजवादी पार्टी के नेता कैसे देखते हैं, हमारे संगे बातचीत करने के लाने राहुल सक्सेना जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अखिलेश रेवोल्यूशन नाम से एक अभियान छेड़ो तो में बड़ी मुख्य भूमिका थी। इनसे जाने के ये पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं। भाई साहब, हाल ही में समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक रह चुके गरोठा सीट से, उन पर मुकदमा दर्ज भाव है और वो मुकदमा में जा कही गई है कि 32,000 रुपये छीन ले गए हैं और 20,000 रुपये की रंगदारी मांगी जा रही थी। कट्टा ला के 30,000 रुपये छीने गए हैं फॉर्चूनर से आके। देखो, हम सब जने जा जानत हैं पिछले कई वर्षों से दीपनारायण सिंह जी हमारे पार्टी के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के आधार स्तंभ, वर्षों से बहुत व्यापक स्तर पे सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। हजारन बहनन की जिनने शादी कर डाली, सैकड़ों ऐसे जनहित के काम हैं जो उन्होंने कर दिए। फौरी तौर पे बिल्कुल साफ साफ ये दिखता है कि ये राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित मुकदमा है और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए मैलिशियस इंटेंशन से, विद्वेषपूर्ण भावना से इसको लिखाया गया है। हम लोग 20 साल 25 साल से दीपक भैया से जुड़े हुए लोग हैं, आप सब लोग भी जुड़े हैं, क्षेत्र के लोग भी जुड़े हैं। हमारे क्षेत्र से वे विधायक रहे 2 दफ़े, बहुत आवो जावो रहो। 2001 में हमारी पहली मुलाकात भई थी उनसे चारबाग रेलवे स्टेशन पे लखनऊ में, 2 के विधानसभा के चुनाव के बाद, जब माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय युवा प्रभारी बन के आए थे। तब से हमारा और उनको मिलवो जुलवो है। आज तक कभू कोनों के बारे में, कोनों गलत काम की चर्चा कभू ना हमने सुनी और ना जो जिस तरीके का अखबारों में छपा है इस तरीके की ना छवि है ना उनका काम है। ये राजनीतिक दुश्मनी निभाने का काम और जिस भरोसे के साथ और जिस बुरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार तार किया जा रहा है, उसका एक परिणति मात्र है। राजनीति में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने या महात्मा गांधी जी से या जो लोहिया जी की जो विचारधारा है या अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है, उसमें हम लोगों ने यही शिक्षा ली कि मतों के भेद तो रहते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन राजनीतिक विरोधी हमारे निजी दुश्मन ना हमारी कोनो उनसे दुश्मनी हो। हमने अपनी बात कही, उनने अपनी बात कही और हम अपने रास्ते आगे चले गए, वे अपने चले गए। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग निजी हितों को साधने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग अपने विरोधियों के खिलाफ
इस सरकार में देखा जा रहा है वो निंदनीय है। पहले आय से अधिक संपत्ति का मामला हुआ, फिर लेखराज सिंह को छुड़ाने का प्रकरण हुआ, उसमें भी करीब 7 महीने जेल में रहे वो, और अब ये लूटकांड। आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 32,000 की लूट और दीपनारायण सिंह यादव पच नहीं रही लोगों को, आपको क्या लग रहा हम भी वही कह रहे, काऊ को नहीं पच रही, जिनने मुकदमा लिखा था उन्हें भी नहीं पच रही हुए। वो तो एक प्लान के तहत सिर्फ बदनाम करना है, एक नेता को डिमोरलाइज करना है, सिर्फ इसकी एक साजिश मात्र है। लेकिन मेरा ये मानना है, हमने कई दिन पहले टीवी पे अटल जी को भाषण सुनो तो एक कि सत्ताएं तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, पार्टियां बनती रहेंगी बिगड़ती रहेंगी, ये देश रहना चाहिए। कहाँ है वह भारतीय जनता पार्टी? आज तो हमें वह भारतीय जनता पार्टी दिखा रही कि पार्टी रहे चाहे ना रहे, देश रहे चाहे ना रहे, संविधान रहे चाहे ना रहे, लेकिन सत्ता रहे चाहिए उनकी, चाहे उके लाने चाहे कछु करने पड़े। जस भारतीय जनता पार्टी बा भारतीय जनता पार्टी नहीं है जी को अडवाणी जी ने, अटल जी ने, मुरली मनोहर जोशी ने सींचो। हमें अटल जी के लोकसभा में दिए हुए भाषण आज भी स्मरण है। हम भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान करते हैं। जब वो गोलोकवासी हुए तो हमारे पार्टी के आदरणीय नेताजी, स्वर्गीय नेताजी स्वयं भाजपा कार्यालय में घंटों उनके यहाँ बैठे रहे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की। जो हमारी भारतीय परंपरा है कि हम लोग राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन हम लोगों का किसी से निजी कोई विरोधाभास नहीं है और विचारों का विरोध होना चाहिए। हमारा विरोधी ही हमारी कमियां बताएगा, तो ये एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है लोकतंत्र में। तो आज जो दौर हम लोग देखते हैं, किसी भी माध्यम से सत्ता पे काबिज रहना और अपने विरोधियों को निजी तौर पर डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करने की जो प्रक्रिया, जो परंपरा इन्होंने चालू की है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। सत्ता की बात हुई है तो बिहार चुनाव, हाल ही में बिहार चुनाव में जौन प्रकार से रिजल्ट सामने आओ जी, वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं पच रहा। आपको ई पे का विचार है? पचना हमें रहो और जो सत्ता में आएगा उन्हें नहीं पच रहो। वे सोच रहे थे कि हमारी 130 140 सीटें आ जाएं। थोड़ो कहा है कि चुनाव आयोग ने ज़्यादा व्यवस्था और ज़्यादा सेटिंग मिला दी, इतनी ज़्यादा मिला दी कि वे 202 पे पहुंच गए। 20 साल से नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दफ़े अलायंस होकर वो मुख्यमंत्री बन रहे। ऐसी कौन सी समस्या है बिहार में जिसका समाधान हो गया हो और जिससे खुश होके लोगों ने इतने वोटों ने दे दिए? जे सिर्फ चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का मिला जुला कुप्रबंध, देश की भोली भाली, प्रदेश की भोली भाली जनता को ठगने का काम, एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया, ऐसा मिलाया, SIR चलाया। SIR के बहाने बहुत सारे वोटर्सों के वोट काटे गए। अब तो यूपी में भी SIR शुरू होगा और बहुत तेज से चल रहा। बिल्कुल चल रहा, हमारे घरे भी आ रहे जा रहे लोग, फार्म देवे आ रहे। लेकिन हम जो महसूस कर रहे, वोटर कौन लोग रहेंगे यहाँ, किनको नहीं होना चाहिए? उनको नहीं होना चाहिए जो देश के बाहर के हों। आप गुरसराय क्षेत्र के पास के रहने वाले हो, अपने गांव में कौन बाहरी आदमी दिखानो आपको, कौन कि जो इंडिया से बाहर को रह रहा हो या जी को वोट देवे को अधिकार नहीं होना चाहिए। वोटर का अगर हमें परीक्षण करना है तो मेरा मानना यह है कि अगर आज हम मतदाता सूची में हैं और आधार कार्ड में हमारे नाम दर्ज है और जिस एड्रेस पे हमारा पता दर्ज है उस पर अगर हम वोटर लिस्ट हैं, तो एक वेरिफिकेशन आप कर लें कि हम लोग वहाँ रह रहे या वहाँ के रहने वाले हैं या नहीं हैं। अनावश्यक रूप से सैकड़ों 50 उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट्स, इस देश में बहुत बड़े स्तर पर लिटरेसी है, बहुत बड़े
स्तर पे जहाँ लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, वो बाहर जाके काम करने जाते हैं, उस नाम पे उन तबकों के वोटों को काटे जाने की साजिश मात्र एसआईआर दिखती है। यानी कि आपका कहना है कि बुंदेलखंड से जो बड़ी तादाद में लोग पलायन करके अलग अलग शहरों में चले जाते हैं गुजर बसर के लिए, अब उनके नाम काटे जाएंगे, ऐसा ही? नाम का काटे जाने का प्रयास है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये वोट, चूंकि समस्याएं इतनी हैं, समाधान है दिया नहीं। अब तरीका क्या है कि वे वोट भी ना डाल पाए। भाई हमारी समस्या का हमने आपको वोट दिया, कि हमारी समस्या, हमारी चिकित्सा, रोजगार, शिक्षा, जो हमारी जनरल आवश्यकताएं हैं वे पूरी हो जाएं, इसे हमने वोट डाल दो। अब हमने तो पूरी करी नहीं है। अब पूरी नहीं करी तो हम कौन सी व्यवस्था में लाएं कि हम सरकार में फिर से आ जाएं। अब हमने देख लिया कि ये वोट हमें मुश्किल है मिलो, सो अन्य एक व्यवस्था मलाई कि ये वोट रही न बन पाए। एक सिस्टम और मिला उनने, पूरी रिवाइज्ड हुए पत्रावली और फिर आपत्ति दीजिए, फिर कछु वोटरन के आवेदन ले जाए कि वे इतने % माने जे जोड़ दिए गए हैं जिनके नाम नहीं जुड़ पाए। अब वे पब्लिश तो होता नहीं है नाम, वे कॉल सेंटर में उन्हीं के पास है सुरक्षित के कितने बढ़ गए। अच्छा, वो मतदाता सूची में प्रकाशित नहीं हो पाउत वे नाम के इतने पर। अब जैसे मतदाता सूची प्रकाशित हो गई, अब एंड टाइम तक आप देन जा रहा है कि हमारा वोट बढ़ाओ ने। अब जब वे बहुत सारे वोटर ऐसे हैं कि बढ़वे के लाने वह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा, तो बे एंड टाइम पे वो मैनिपुलेट करके सत्ताधारी दल के हिस्से में वे वोट डाल दिया जाता। आपने कई दफ़े देखी हुए कि जब ईवीएम बंद हो तो बावखत % कछु और आत, और अगले दिन चुनाव आयोग % कछु और घोषित कर देते कि इतने % होगा वोटिंग। यानी कि जिस दिन पेटियां सील होती हैं उस दिन का % अलग होता है और दूसरे दिन जो जारी होता है वो अलग देखा होगा कि जब % आया कि हाँ 56% हो गई, अगले दिन डिक्लेयर हो जाता क्या नहीं 59% है या 60% है। तो जो एक्सेस हो रहा वोटर, जो वो कॉल सेंटर से ही एक्सेस हो तो वोट। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को साफ एक शब्द में जा कह रही कि मतदाताओं का शुद्धिकरण, आप ही को का कहना? ठीक है, आप हमें एक बात बताओ, मतदाता को शुद्धिकरण नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले आवे को राष्ट्रीयकरण है कि बस ये सत्ता में बने रहे किसी तरीका से, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो आप हमें ये बताइए क्या ज़रूरत थी इतने व्यापक स्तर पे धांधलेबाजी करके। अच्छा मान लो मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, सब जने कह रहे हैं कि वे गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, एक दफ़े बैलेट पेपर से करा लो चुनाव। हम तो कह रहे हैं कि सब जनों नहीं को पसंद कर रहे, दूसरे को मुँह बंद कर दिए वे। एक दफ़े मान लो नहीं है साहब हम बहुत ईमानदार हैं मान लो, तो एक दफ़े बैलेट पेपर से चुनाव करा देवे, सबको मुँह बंद कर दिए, का बुराई है जाए। आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव के जो परिणाम आए उनमें से एक कारण एसआईआर में धांधली भी है? एसआईआर ही सबसे बड़ा कारण है, एसआईआर ही सबसे बड़ा कारण है, अन्यथा ये परिणाम कभी नहीं आता। क्योंकि आप मुझे एक चीज़ बताइए, नेता प्रतिपक्ष, देश का नेता प्रतिपक्ष एक बहुत बड़ा और बहुत जिम्मेदार आदमी होता है। कोई दल अनावश्यक ऐसे नहीं बोल देगा। आप हम हैमर कर रहे, हम चोट कर रहे, हम टारगेट कर रहे चुनाव आयोग को और सफाई दे रहे हैं। आप क्यों सफाई दे रहे? चुनाव आयोग बताए ना, चुनाव आयोग हमसे बात करे। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, फ्री इंस्टीट्यूट है, व्हाई आर यू प्रोटेक्टिंग? आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको? सही बात है भाई, हमारी का जिम्मेदारी है, आपसे हमने सवाल पूछा, आप हमें जवाब देवे। दूसरा 272 जो ब्यूरोक्रेट्स रह चुके वे सीधो नेता प्रतिपक्ष को लेटर लिख रहे हैं, और 1 2 4 10 नहीं, जो बुद्धिजीवी वर्ग जी को बहुत अनुभवशील कद को कोनो प्रमुख सचिव रह चुको है, कोनो डीएम रह चुको है, कोनो एसपी रह चुको है, कोनो और भी बड़े बड़े पदन पर रह चुको है, ऐसे 272 लोग जब लिख के दे रहे हुए। देखो भैया, आपको हम बताएं 272 जो लोग हैं ये ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकार के कोनो न कोनो उच्च पदन पे रह चुके, एक कोनो वहाँ में रॉ के चीफ रह चुके,
एक कोनो एम्बेसडर रह चुके, इस तरीके के बहुत सारे लोग उसमें हैं और जो कभी ना कभी सत्ता की मिठाई पा चुके और सत्ता के संरक्षण में रह चुके। आज उन लोगों ने जाके अदई कि राहुल गांधी ठीक काम नहीं कर रहे, स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने को काम कर रहे। उन्हें मणिपुर कभू नहीं दिखाई पड़ी, जहाँ भारत माता के आंचल खींचे गए, जिंदा जलाए गए लोग, महिलाओं के साथ इतना दुष्कर्म हुआ, उस पर बोलने के लिए उनके मुँह में दही जम गओ। अकेले अब इतने आए वे या बतावे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, मोदी जी को प्रचंड बहुमत दे रहे लोग, मोदी जी पे उंगलियां ना उठाओ, सरकार पे उंगलियां ना उठाओ। हम आज इतना ही बुंदेलखंडी हैं आपके माध्यम से जो संदेशा दे रहे, सत्ता चाहे जितनी जबर होए हम विरोध करें, अगर हमें गलत लगे हम विरोध करें, हम अपनी पार्टी के अपने नेता के संग पूरे तन मन से रहें, चाहे कछु कर लो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लाने भी जो संदेशा है कि अटल बिहारी जी की जब बात याद रखवे वे भी कि सत्ताएं आती रहेंगी और सत्ताएं जाती रहेंगी, सत्ता का परिवर्तन होता रहेगा, तो बा रास्ता आपके लाने भी खुली है कि जो रास्ता आप दिखा के जो बा रास्ता पे दूसरों भी चल सकत। फिर हम लोग तो अब अपनी गांधीवादी परंपरा को अनुसरण कर रहे, हम तो जो ही मान के चल रहे, लेकिन हम आज फिर से कह रहे पूर्व विधायक गरोठा के साथ सही नहीं हो रहा, जाती हो रही है। ये नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में, ना संविधान में। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकार तंत्र है, जो माने कार्यपालिका है, उनको भी इतना वो रखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए। सत्ताएं कभी भी बदल जाएंगी, तो कम से कम इतनी शुचिता रखें कि जनता का विश्वास उन पर रहे। आज मान लो आपने 32,000 की लूट का मुकदमा लिखा दिया, पूरा क्षेत्र नहीं मान रहा, तो विश्वसनीयता किसकी खराब हुई? सही बात है, जिम्मेदार अधिकारियों ने की भी। फिर तो हमें कम से कम जो तो देखना चाहिए कि कौन एप्लीकेशन लेके पहुंच जाए, चांद जी के खिलाफ लेके पहुंच जाओ, बस सत्ता आपके पसंद ना करवे तो ये मतलब जो है कि देश में रहने का अधिकार नहीं है। हम लड़ेंगे। लोहिया जी का एक संदेशा है, सड़कें अगर सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, तो वह व्यवस्था तो हम समाजवादी लोग नहीं होने दें। आप लोग लड़ो? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे। दूसरी चीज़, आजकल बुंदेलखंड में अलग अलग जनपदन में स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उनकी हलचल दिख रही है, बुंदेलखंड भ्रमण कर रहे हैं जी, जालौन से लेकर ललितपुर महोबा तमाम जिलों में घूम रहे हैं। अब हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक हिंदू सनातन एकता पद यात्रा भी निकाली दिल्ली से। ऊखो लेके वे मुखर हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग संविधान विरोधी है। इसके पहले दामोदर यादव भी कह चुके हैं, इसके बीच में पंडोखर धाम सरकार से भी बात भई हमारी, हम लोग कई और अलग अलग लोगों से भी बात कर रहे हैं। लगातार लोग धीरेन्द्र शास्त्री को घेर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करो, हिंदू राष्ट्र की बात काहे नहीं हो चाहिए। आपके इस पे पर्सनल विचार का है पार्टी लीग से हट के? हमारा निजी विचार धर्म को लेके, हमारा कोई काम किसी धर्माचार पर टिप्पणी करना नहीं है। हम उस ध्येय के आदमी नहीं है कि किसी पे हम टिप्पणी करके चर्चा बटोरें। लेकिन मैं धर्म की एक परिभाषा जानता हूँ, जो धर्म मदर टेरेसा का था, जो धर्म महात्मा गांधी का था, नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर हम अपने दुखी किसी पड़ोसी के काम नहीं आ सकते तो हम अधार्मिक हैं। वो कोई भी हो, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का निवाई है, अगर हमारे हृदय में करुणा नहीं है तो हमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं हो सकता। दूसरा, धर्म में ईश्वर एक है। हमारे सारे धर्म ग्रंथ ही बताते हैं कि ईश्वर एक है, नदियों की तरह सागर में मिलने वाली सिर्फ धारा है, और सारे धर्मों का मर्म प्रेम है, करुणा है, दया है, अहिंसा है। और इसी विचारधारा को मैं मानता हूँ
और इसी विचारधारा पे मैं चलने वाला हूँ। अपने हृदय में ईश्वर होता है, अगर वो ईश्वर हमारे हृदय में विद्यमान है तो हम धार्मिक हैं। किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में जाने भर से हम धार्मिक नहीं हो सकते। अगर आप समस्याग्रस्त हैं या समाज समस्याग्रस्त है और हम कुछ करने लायक हैं तो हमें करना चाहिए, बजाय ये देखे कि वो फिर तो बहुत छोटी बात हो गई है कि हम इस बिरादरी की मदद करेंगे, उस बिरादरी की मदद करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हमारा मतलब सीधो सीधा है, धर्म की सिर्फ एक परिभाषा है कि मानवता, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसानियत होनी चाहिए अंदर। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल सक्सेना जी। इनसे हम लोगों ने अलग अलग कई विषयों पर बात की। चूँकि दीपनारायण सिंह दीपक यादव झांसी और बुंदेलखंड के चर्चित चेहरे हैं, ऐसे में उनके ऊपर मुकदमा लिखना और फिर इसके बाद उनकी कोई प्रतिक्रिया ना आना कहीं ना कहीं झांसी और आसपास क्षेत्र के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि अधिकारियों के ज़रूर इस पूरे विषय को लेकर बयान सामने आया है। तहरीर एफआईआर की कॉपियां भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और अब इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के नेता राहुल सक्सेना का भी बयान सामने आ गया है। अब देखना ये है कि आगे इस पूरे मामले में क्या हो रहा है। धन्यवाद।